and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से चैप्टर नंबर 7। जी, चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसको लिखा है जर्मन ग्रीर ने। जी, ये वर्ग 12वीं से पाठ संख्या 7 है, जिसका नाम है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न और इसको लिखा है जर्मन ग्रीर ने। आइए पहले जर्मन ग्रीर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जर्मन ग्रीर बॉर्न इन 1939। बच्चों, इनका जन्म 1939 में हुआ था और जिस समय इस पुस्तक को कंपाइल किया जा रहा था उस समय तक ये जीवित थी। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, इनका जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और शिक्षा दीक्षा भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इज़ ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर। बच्चों, ये एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर हैं, नारीवादी लेखक हैं बच्चों। ये जर्मन ग्रीर, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था, जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, एजुकेशन शिक्षा दीक्षा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये एक प्रसिद्ध नारीवादी स्त्रीवादी लेखिका हैं। इन हर वेल नोन वर्क्स, ये जो बच्चों वेल नोन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है जाने माने। इन हर वेल नोन वर्क्स, इनकी कुछ जानी मानी रचनाओं का मैं नाम ले रहा हूँ। पहला है द फीमेल यूनक, ये 1970 में लिखी गई है, द फीमेल यूनक। दूसरा है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984, और 1984 में इनके द्वारा सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी नामक पुस्तक लिखी गई। और फिर 1991 में द चेंज नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन। बच्चों, जो ये आप देख रहे हैं ना एस्पेक्ट्स, इस एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। जी, इस एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू या पक्ष। तो ये स्त्रीवादी लेखिका जर्मन ग्रीर, शी एक्सप्लोर्स, यानी यह एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन। ये बच्चों महिलाओं के सोशल मतलब सामाजिक, और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, और एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पक्ष या पहलू। तो जर्मन ग्रीर महिलाओं के जीवन की सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों और पहलुओं की अन्वेषण करती हैं, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती हैं। शी बिलीव्स, इनका मानना है, इनका विश्वास है, दैट का मतलब होता है कि सोशियो एंड कल्चरल प्रैक्टिस। जो सोशियो प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ सामाजिक, सोशियो मतलब सामाजिक, कल्चरल का मतलब हुआ सांस्कृतिक, और प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ रीति रिवाज या प्रथा। शी बिलीव्स, जर्मन ग्रीर का मानना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज आर डिजाइंड, इस प्रकार से बनाई गई हैं, इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, टू सूट मेल इंटरेस्ट, जिससे कि ये पुरुषों के हितों का ख्याल रखे। मतलब हमारे समाज में जितनी प्रथाएं हैं, जितनी रीति रिवाजें हैं ना, सब ये पुरुषवादी हैं, यानी पुरुषों को ध्यान में रख करके उनका निर्माण किया गया है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, दे फर्दर सब्जिगेट वीमेन, और ये जितने भी नियम कानून हैं, जितनी भी प्रथाएं हैं ना, ये आगे चल करके महिलाओं को और अपने बस में करती हैं और उनका दमन करती हैं। ये कह रही हैं कौन? जर्मन ग्रीर। द प्रेजेंट पीस, यह जो बच्चों प्रस्तुत लेख आप पढ़ने जा रहे हैं, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, इज़ एन एक्सट्रैक्ट, यह एक उद्धरण है, यह एक अंश है फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। बच्चों, जर्मन ग्रीर की पुस्तक जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, उसी पुस्तक से लिया गया यह छोटा सा अंश है जिसका नाम है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी बच्चे का जन्म। इट एक्सप्लोर्स, यानी यह जो अंश आप पढ़ने जा रहे हो, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, इसमें जर्मन ग्रीर एक्सप्लोर्स करती हैं, जानने की कोशिश करती हैं, द कल्चरल पेक्यूलरिटीज़। बच्चों, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक और पेक्यूलरिटीज़ का मतलब होता है विशेषताएं, ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी पश्चिम के देशों की, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ईस्ट मतलब बच्चों हो गया जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इसमें आते हैं, इसके अलावा एशिया के तमाम देश आते हैं, और वेस्ट कहने का मतलब हो गया यूरोप, समझिएगा आप लोग। तो लिखा हुआ कि इट एक्सप्लोर्स, यानी जर्मन
जर्मन जो ग्रीर है ना, ये एक्सप्लोर्स, ये जानने की कोशिश करती हैं, ये छानबीन करती हैं, ये पता लगाती हैं क्या, द कल्चरल पेकुलरिटीज़ ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी पूरब और पश्चिम की सांस्कृतिक विशेषताओं रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, चाइल्ड बर्थ का मतलब बच्चे का जन्म, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि बच्चे का उसके माता पिता के साथ संबंध। तो कहने का मतलब है कि यह जो दिया हुआ अंश है जिसका नाम है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, यहाँ पे जर्मन ग्रीर जो है ना, बच्चों के जन्म और बच्चों के उनके माता पिता के साथ संबंध से संबंधित सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करती हैं कि पूरब के देशों में बच्चों का जन्म कैसे कराया जाता है, बच्चों का परिवार के लोगों के साथ कैसा संबंध होता है, और पश्चिम के देशों में बच्चों का जन्म किस प्रकार से कराया जाता है, और वहाँ पे बच्चों का संबंध उनके माता पिता या परिवार के अन्य लोगों के साथ कैसे होता है, इसकी जानकारी इस अंश में दी जा रही है। तो बच्चों आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। बच्चों लिखा हुआ है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। बच्चों जो ये आप वेज देख रहे हैं ना, वेज का मतलब होता है तौर तरीका। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर मेनी एंड वेरीड। बच्चों वेरीड का मतलब होता है विविध, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का मतलब होता है पारंपरिक समाज, और चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे का जन्म। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ यानी बच्चों के जन्म कराने के तरीके, तौर तरीके, यानी प्रसव कराने के तौर तरीके इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, पारंपरिक समाजों में, आर मेनी बहुतेरे हैं, एंड वेरिड विविध हैं। बच्चों लेखिका कह रही हैं कि पारंपरिक समाजों में प्रसव कराने के तरीके, बच्चों के जन्म कराने के तरीके बहुत सारे हैं और विविध हैं। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट। बच्चों यूज़फुलनेस का मतलब होता है उपयोगिता, और स्टेम्स का मतलब आती हैं, डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे, फ्रॉम द फैक्ट। ये कह रही हैं कि ये जो तौर तरीके हैं ना, उनको इस बात से समझा जा सकता है दैट दे आर एक्सेप्टेड, कि ये तौर तरीके एक्सेप्टेड हैं, स्वीकृत हैं, कल्चरली सांस्कृतिक रूप से, एंड कलेक्टिवली और सामूहिक रूप से। यानी लेखिका कह रही हैं कि पारंपरिक समाजों में बच्चों के जन्म कराने के जो तौर तरीके हैं ना, वे बहुत सारे हैं और वे विविध हैं। उनकी उपयोगिता का पता इस बात से चलता है कि वे सारे तौर तरीके एक्सेप्टेड, स्वीकृत हैं, कल्चरली मतलब सांस्कृतिक रूप से, एंड कलेक्टिवली और सामूहिक रूप से, मतलब कि जितने तौर तरीके हैं वे सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी वे स्वीकृत हैं। क्यों स्वीकृत हैं समझिए। सो दैट, जिससे कि द मदर डजेंट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स। बच्चों ये जो साइकिक बर्डन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है मानसिक बोझ, मानसिक दबाव। तो जितने तौर तरीके समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, सामूहिक रूप से जो स्वीकृत हैं, वो इसलिए स्वीकृत हैं, द मदर डजेंट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स, कि माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है उसको किसी प्रकार का, उस पर किसी प्रकार का मानसिक बोझ ना हो, उस पर किसी प्रकार का टेंशन ना हो। तो इन टेंशन से बचाने के लिए है ना, समाज के द्वारा बहुत सारे तौर तरीकों को अपनाया गया है। आगे सुनिए, इवन दो द पोटेंशियल कैटेस्ट्रॉफीज। बच्चों पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, और कैटेस्ट्रॉफीज का मतलब होता है आपदा या विपत्ति। तो इवन दो, यद्यपि द पोटेंशियल कैटेस्ट्रॉफी आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ अ कम्युनिटी। बच्चों कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। यद्यपि वह महिला जो गर्भवती है ना, तो उसके समुदाय के जितने लोग हैं ना, उस समुदाय के सभी लोगों की मेमोरी में, स्मृति में जो पोटेंशियल कैटेस्ट्रॉफी है, जो संभावित खतरा है ना बच्चों, जो संभावित आपदा है, तो वो क्या है, वो अलाइव रहता है, वो जीवंत रहता है। मतलब पूर्व में बच्चों के जन्म के दौरान कई बार माताओं की मृत्यु हो जाती है, कई बार नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, कई बार जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कैटेस्ट्रॉफी है ना, ये समुदाय के महिलाओं के स्मृति में यह बिल्कुल जीवंत होती है।
एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई, और एंग्जाइटी का मतलब होता है फिक्र, चिंता, डर, और उन लोगों के मन में फिक्र भी रहता है, उन लोगों के मन में ये डर भी रहता है, ये चिंता भी रहता है कि कहीं इस प्रकार की घटना इस गर्भवती स्त्री के साथ न हो जाए। ए रिचुअल अप्रोच, ये जो रिचुअल अप्रोच देख रहे हैं ना, रिचुअल का मतलब होता है बच्चों रस्म रिवाज, या इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। ए रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी, इसलिए बच्चों उस स्त्री को मानसिक बोझ से बचाने के लिए, मानसिक तनाव से बचाने के लिए ए रिचुअल अप्रोच यानी एक धार्मिक रीति रिवाज वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है टू प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के लिए एक धार्मिक रीति रिवाज वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। व्हिच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमन, जो उस गर्भवती स्त्री को घेरे रहता है, हेम्स किए रहता है, विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशंस। बच्चों टैबूज़ का मतलब होता है निषेध या वर्जित काम, और प्रोहिबिशंस का मतलब होता है मना किया हुआ काम। जैसे कहा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री को तेज़ कदमों से नहीं चलना चाहिए, उसे बोझ नहीं उठाना चाहिए, उसे सीढ़ियों पे बार बार नहीं आना चाहिए, बार बार नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्यों को करने से मना किया जाता है, उसी को बोलते हैं टैबूज़ और प्रोहिबिशंस। तो लेखिका कहती हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है ना, तो उसको रिचुअल अप्रोच, एक रीति रिवाज वाला दृष्टिकोण उसके प्रति अपनाया जाता है, और ये रीति रिवाज उस महिलाओं को घेरे रखती हैं अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशंस, कि कौन कौन से कार्य तुमको करने हैं और कौन कौन से कार्य तुमको नहीं करने हैं। इस प्रकार के निषेधात्मक कार्यों से, इस प्रकार के निषेधात्मक कार्य उस महिला को घेरे रखते हैं। क्यों? हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल। इस प्रकार के जो टैबूज़ होते हैं, जो प्रोहिबिशंस है, यानी जो गर्भवती स्त्री टैबूज़ को मानती है और प्रोहिबिशंस को मानती है ना, हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल। तो वह स्त्री जो होती है ना, जो एंग्जाइटी होती है, जो उसके मन में डर होता है ना, खौफ होता है कि वह माँ बनने वाली है, वह शिशु को जन्म देने वाली है ना, तो इसका जो डर उसके मन में होता है, इसका जो खौफ उसके मन में होता है ना, वह मैनेजेबल हो जाता है, वह संभालने योग्य हो जाता है। ए वुमन हु ऑब्जर्व्स, यानी एक महिला, ए वुमन एक महिला, हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस, एक स्त्री, एक औरत, एक महिला, हु ऑब्जर्व्स जो अनुपालन करती है, ऑल द प्रोहिबिशंस जो सारे निषिद्ध कार्यों का अनुपालन करती है, एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स और सारे संस्कारों का कैरी आउट, सारे संस्कारों का भी अनुपालन करती है, will be actively involved in holding the unknown at bay। बच्चों होल्डिंग द अनोन एट बे का मतलब होता है संभावित खतरे को दूर रखना। जी, होल्डिंग द अनोन एट बे का मतलब होता है संभावित खतरे को दूर रखना। तो लेखिका कह रही हैं कि एक स्त्री जो सारे निषिद्ध कार्यों का अनुपालन करती है, जो सारे रीति रिवाजों का अनुपालन करती है, विल बी एक्टिवली, वह सक्रिय रूप से इन्वॉल्व्ड शामिल होती है इन होल्डिंग द अननोन एट बे, यानी एक स्त्री जो सारे टैबूज़ को ऑब्जर्व करती है, जो प्रोहिबिशंस को ऑब्जर्व करती है, जो सारे राइट्स हैं ना उसको कैरी आउट करती है, वह स्त्री आसानी से संभावित खतरे को अपने आप से दूर रखती है। यानी उसके मन में जो डर होता है, जो चिंता होती है, जो फिक्र होती है ना, उसको वह दूर भगा पाती है। She will have other reinforcements। बच्चों reinforcements का मतलब होता है मजबूतीकरण। She will have other reinforcements for many of the ritual observances of pregnancy involve the participation। बच्चों participation का मतलब होता है हिस्सेदारी। Should support her primarily का मतलब होता है मुख्यतः, her husband and then her kinsfolk। kinsfolk का मतलब होता है सगे संबंधी, और community का मतलब होता है समुदाय। लेखिका कहती हैं सी विल हैव, यानी उस महिला के पास होगा अदर रीइंफोर्समेंट्स, यानी उस महिला को बल देने के लिए, उस महिला को मजबूती देने के लिए, उस महिला को आत्मविश्वास देने के लिए, उस महिला को रीइंफोर्समेंट देने के लिए, फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन। यानी जितनी रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज होती हैं, यानी जितने रीति रिवाजों का अनुपालन किया जाता है ना बच्चों ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन, उसमें हिस्सेदारी होती है, ऑफ अदर्स, परिवार के अन्य लोगों की हिस्सेदारी होती है, हु शुड सपोर्ट हर, जो उस महिला का समर्थन करते हैं, जो उस महिला को सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, प्राइमरीली हर हस्बैंड, मुख्यतः उसका पति,
कहने का मतलब है कि जो स्त्री गर्भवती होती है ना, उसको बहुत मजबूती की आवश्यकता होती है, उसको बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, उसको आत्मबल की आवश्यकता होती है। तो आत्मबल और आत्मविश्वास, अंग्रेजी यहाँ पे लिखा हुआ है रीइन्फोर्समेंट्स। तो ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास, ये आत्मशक्ति आती कहाँ से है? तो सुनिए, तो ये सब आती है रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस से। जो रीति रिवाजों का जो अनुपालन किया जाता है ना, तो उसके अनुपालन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं सुनिएगा। प्राइमरीली हर हस्बैंड, यानी उन रीति रिवाजों के अनुपालन में मुख्यतः उस औरत का पति शामिल होता है। वह पति अपनी पत्नी को आत्मबल प्रदान करता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है। देन हर किन फॉक्स, उसके बाद उसके सगे संबंधी भी उस महिला को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और उसके बाद उसके समुदाय के अन्य लोग भी उस महिला को हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आत्मबल देते हैं, उसको आत्मशक्ति देते हैं, जिससे कि वह महिला मानसिक रूप से मजबूत बनी रहे और उसके मन से ये डर निकल जाए कि मुझे शिशु को जन्म देना है और जन्म देने के दौरान कौन कौन सी दुर्घटना घट सकती है, इसका डर उसके मन से निकल जाए। इसलिए उसका पति, उसके परिवार के अन्य लोग, समुदाय के अन्य लोग उसको रीइंफोर्समेंट्स देते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल, यानी समाज के लोगों के द्वारा, पति के द्वारा, नातेदारों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, उनमें से कुछ कार्य विल बी सेंसिबल, कुछ समझदारी भरे होते हैं, एंड यूज़फुल, उपयोगी होते हैं। अदर्स मैजिकल, कुछ कार्य जो होते हैं ना बच्चों, वे जादुई होते हैं, जादू टोना से भी संबंधित होते हैं। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन ये सारे कार्य क्यों होते हैं? विल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि उस स्त्री जो माँ बनने वाली है ना, उसके अंदर सुरक्षा का भाव जगे, उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़े, सुरक्षा का भाव बढ़े। एंड हर कन्विक्शन, उसका आत्मबल भी बढ़े। दैट का मतलब कि शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी एंड दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर। कह रहा है कि जितने भी उस महिला के साथ रीति रिवाजों का अनुपालन किया जाता है, उसके पति उसको आत्मबल प्रदान करते हैं, उसके सगे संबंधी भी उसको आत्मबल प्रदान करते हैं, उसके समुदाय के लोग भी उस औरत को आत्मबल प्रदान करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो सुरक्षा का भाव है ना, वो बढ़े। एंड कन्विक्शन, उसका आत्मबल भी बढ़े। दैट कि क्यों बढ़े, सुनिए। दैट शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, उस औरत को ये भान कराया जाता है, उस औरत को यह विश्वास कराया जाता है दैट शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, कि गर्भावस्था का संचालन वह कर रही है। नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, न कि गर्भावस्था उस स्त्री का संचालन कर रहा है, बल्कि वह स्त्री गर्भावस्था का संचालन कर रही है। जैसे हम लोग कोई वाहन चलाते हैं ना, तो वाहन आप चला रहे हो, वाहन को आप नहीं चलाता है। जब आपके मन में ये विश्वास हो जाएगा कि वाहन मैं चला रहा हूँ, आप बेहतर ढंग से चलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये विश्वास हो जाए कि वाहन मुझको चला रहा है, आप वाहन नहीं चला पाएंगे। तो इस स्त्री को भी यह आत्मबल प्रदान किया जाता है दैट शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, कि वह गर्भावस्था का संचालन कर रही है। नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, न कि गर्भावस्था इस स्त्री का संचालन कर रहा है। द रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलैक्सिस, बच्चों रेमनेंट्स का मतलब होता है अवशेष या बचा हुआ हिस्सा, और प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है रोग निरोधी, अर्थात रोग को रोकने के लिए किया गया उपाय, इसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। तो कह रहा है कि द रेमनेंट्स का मतलब होता है अवशेष। द रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलैक्सिस, यानी रोगों से बचने का यह जो तरीका है ना, इस तरीके का अवशेष कैन बी फाउंड, वो पाया जा सकता है इन द परसिस्टेंस ऑफ द ओल्ड वाइफ्स टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान जो वाइफ्स टेल्स है, जो पुरानी पत्नियों के, जो घर में दादियों की जो कहानियाँ होती हैं ना, यानी घर में दादी माताएं जो कहानियाँ कहती हैं ना, उन कहानियों में इस प्रकार की जो प्रोफिलैक्सिस है ना, रोग से बचने का जो उपाय है ना, समाज के लोगों के द्वारा जो किया जाता है ना, उसकी कथा वो दादी माँ की कहानियों में सुनने को मिलता है। इवन इन आवर सुपर रेशनल एंड कन्फ्यूज्ड स्टाइल, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, यानी ये कह रहे हैं कि हमारे यूरोप के जो लोग हैं ना, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन जीने की शैली है ना, वो भ्रमित शैली है। तो उस भ्रमित शैली में भी इस प्रकार के गीत सुनने को मिलते हैं
जहाँ पे उस गर्भवती स्त्री की मदद के लिए उसका पति भी आता है, उसके सगे संबंधी भी आते हैं, उसके परिवार के अन्य लोग भी आते हैं, उसको आत्मविश्वास देते हैं कि तुम प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही हो, प्रेगनेंसी तुमको कंडक्ट नहीं कर रही है। इस प्रकार की जो प्रोफिलैक्सिस है ना, ये दादी माँ के गानों में सुनने को मिलता है। अब बच्चों ये एक उदाहरण दे रही हैं, इसको सुनिए। कह रहे कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई अक्वेंटेंस। बच्चों अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, ये कह रही हैं कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई अक्वेंटेंस, यानी मेरी जान पहचान की एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यानी एक महिला थी जो विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की थी। उसके बच्चों ब्रांचेज से नहीं, वह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ग्रेजुएशन की थी। तो कह रही हैं कि एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो मेरे परिचय की थी, मेरी पहचान की थी, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, जो शिशु को जन्म देने वाली थी, एज इफ मानो ईट वेयर हर टर्म असाइनमेंट। वो बच्चों गर्भावस्था को इस प्रकार से ले रही थी जैसे आप लोग परीक्षा को लेते हो ना, जैसे आप टर्म एंड असाइनमेंट लिखते हो ना, वैसे वह गर्भावस्था के दौरान हर परिवर्तनों को कॉपी में नोट करती थी। वह उसको एंजॉय नहीं करती थी। बच्चों अपने यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बच्चे का जन्म एक फैमिली अफेयर होता है, लेकिन यूरोप के देशों में यह एक इंडिविजुअल अफेयर होता है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप। लेखिका कह रही हैं कि हिंदुस्तान में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वह महिला परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घिरी रहती हैं, नातेदार और रिश्तेदारों के द्वारा घिरी रहती हैं। वे सब लोग उसको आत्मबल देते हैं। लेकिन पश्चिम के देशों में बच्चे का होना और प्रेगनेंसी को एक परीक्षा के रूप में लिया जाता है, जैसे कि यह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ले रही थी। बच्चों तो वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, एज इफ ईट वेयर हर टर्म असाइनमेंट, मानो कि वह इंजॉयमेंट वाला कोई पीरियड ना हो, बल्कि उनका टर्म असाइनमेंट हो। वह टर्म असाइनमेंट की तरह मेटिक्यूलसली, बच्चों मेटिक्यूलसली का मतलब होता है सूक्ष्मतापूर्वक, फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, वो अपने शरीर में होने वाले हर परिवर्तनों को, जैसे आप परीक्षा में हर पॉइंट को नोट करते हैं ना, तो वैसे गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में हो रहे परिवर्तनों को वह टर्म असाइनमेंट की तरह नोट कर रही थी। क्लंग टू हर प्री नेटल, बच्चों प्री नेटल का मतलब होता है बच्चे के जन्म के पूर्व, एक्सरसाइजेज एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज, जैसे पूरब के देशों में रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज होता है ना, कई प्रकार के रस्म रिवाजों का अनुपालन किया जाता है ना, उसी प्रकार से वे प्री नेटल एक्सरसाइज करती थीं, यानी बच्चे के जन्म के पूर्व वह व्यायाम करती थीं, एज वेल एज ए हेल्पफुल प्रिपरेशन, साथ ही वह हेल्पफुल मतलब मददगार और प्रिपरेशन का मतलब तैयारी भी कर रही थी फॉर द फिजिकल एक्सप्लाइट ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चों फिजिकल एक्सप्लाइट का मतलब होता है साहसिक कार्य या कारनामा ऑफ चाइल्ड बर्थ, शिशु के जन्म का, बच्चे के जन्म का जो साहसिक कार्य होता है ना बच्चों, सचमुच में बेबी को डिलीवर करने के दौरान माता को बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ती है, बहुत आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। सचमुच में बच्चों वह एक साहसिक काम है। तो यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि वह बच्चे के जन्म से संबंधित जो फिजिकल एक्सप्लाइट होता है, जो यह साहसिक कार्य होता है ना, इसका वो अभ्यास भी कर रही थी। रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस की तरह वह प्री नेटल एक्सरसाइज भी कर रही थी, परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, एकदम चुप होकर के, चूँकि उनके यहाँ बच्चों का जन्म इंडिविजुअल अफेयर होता है, तो बिल्कुल चुपचाप होकर के ये सारे कार्य कर रही थी। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे, कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए वह हर कार्य को उचित समय पे अकेले ही कर रही थी। एज वेल, साथ ही सी ऑब्जर्व्ड द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन, साथ ही बच्चों डाई हार्ड का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। बच्चों वह अंधविश्वासों का भी अनुपालन कर रही थी। दैट अक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल, दैट का मतलब होता है कि अक्वायरिंग मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, इक्विपमेंट का मतलब होता है खेल कूद का सामान, वो पालना होता है, खटोला होता है, एंड अपैरल, अपैरल का मतलब होता है पोशाक। साथ ही बच्चों वह इस अंधविश्वास का अनुपालन भी कर रही थी, दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वाज बैड लक, कि बच्चे के जन्म के पूर्व बच्चे के जन्म के लिए कोई भी खरीदारी, चाहे वो अपैरल हो, कपड़ा हो, या उसके लिए खिलौना हो, या उसके लिए दूध पीने वाला बॉटल हो, जन्म के पूर्व ये नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप ये खरीदेंगे तो वह बैड लक होगा। इस सुपरस्टिशन को, इस अंधविश्वास को भी वो मानती थी। एंड सो, और इसलिए वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन, बच्चों गॉड चिल्ड्रन का मतलब होता है धर्म पुत्र, आपका पुत्र नहीं, किसी अन्य के बेटे बेटी को आप
उसका लालन पालन करते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसको सयाना कर देते हैं, तो उस बच्चे को बोलते हैं गॉड चाइल्ड। तो कह रही है कि एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन सॉट इन टू द वर्ल्ड विदाउट क्रीब और नैपकिन्स। यही कारण है कि मेरा एक धर्मपुत्र इस दुनिया से चला गया विदाउट क्रीब और नैपकिन्स, यानी बिना कपड़ा लाता का ही चला गया, बिना पालने का ही चला गया, बिना खटोले का ही चला गया। क्योंकि जन्म से पूर्व कपड़े खरीदना, उसके लिए दूध पीने वाला बॉटल खरीदना, उसके लिए झूला खरीदना, उसके लिए खाट खरीदना, इसको बैड लक माना जाता है। इसलिए मेरा एक धर्मपुत्र जो था ना, बिना पोशाक के ही दुनिया से चला गया। आगे देखिए बच्चों, लिखा है कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इन टू सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। बच्चों कंसिडरेबल एफर्ट, इसका अर्थ होता है कि बहुत प्रयास किया गया, कि दैट का मतलब कि द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी, कि माता जो गर्भवती है ना, जो माता बच्चे को जन्म देने वाली है, वह अपने बेबी को एंजॉय करे, वह इस होल जो 9 महीने का जो पीरियड होता है ना, वह इसका आनंद ले, वह इसको एंजॉय करे। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया था। बट आफ्टर अ ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, लेकिन बच्चों महीनों का प्रशिक्षण, जिसमें महीनों तक बिना दवाई के प्रसव के प्रशिक्षण के बाद, समझिएगा, but after a training for unmedicated childbirth for months, in the event the hospital refused to believe that she was in second stage labor until her daughter's head had appeared। बच्चों अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बिना दवा बिना मेडिसिन के बच्चे का जन्म, और यहाँ पे सेकंड स्टेज लेबर का मतलब होता है जो प्रसव पीड़ा होती है ना, उसके कई स्टेजेस होते हैं, तो उसमें ये सेकंड स्टेज का लेबर था। और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह बहुत प्रयास किया गया, कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इन टू सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी एंजॉय हर बेबी, यानी बहुत प्रयास किया गया था कि माँ जो है ना, वह इस 9 मंथ के पीरियड को, अपने बेबी को वह इंजॉय करे। बट आफ्टर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, महीनों तक बिना दवाई के प्रसव के प्रशिक्षण के बाद अस्पताल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह महिला दूसरे चरण के प्रसव पीड़ा में है। अनटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपीयर्ड, जब तक उस गर्भवती स्त्री के बच्चे का सिर दिखने नहीं लगा, तब तक अस्पताल वालों ने ये मानने से ही इनकार कर दिया था कि यह महिला अब शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव। बच्चों उस अस्पताल के जो कर्मचारी थे ना, जो स्टाफ थे, वाज सो अनकोऑपरेटिव, इतने असहयोगात्मक थे अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। यानी ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है बच्चों स्तनपान, माता के द्वारा बच्चों को दूध पिलाना, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स टू डेज, कि बच्चों अस्पताल के जो कर्मचारी थे ना, जो नर्सेस थीं, वह स्तनपान के प्रति इतनी असहयोगात्मक थी ना, दैट मदर एंड डॉटर की माँ और उसकी नवजात पुत्री डिस्चार्ज्ड देमसेल्व्स आफ्टर डेज, 2 ही दिनों के बाद इन लोगों ने अपने आप को अस्पताल से विमुक्त करवा लिया। 2 ही दिनों के बाद ये अस्पताल छोड़ करके घर चले गए। नंबर 2 में देखिए, द बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड। बच्चों वर्चुअली का मतलब होता है लगभग, तकरीबन, और अनअटेंडेड का मतलब होता है अकेला, जिसकी देखभाल न की जाए। बच्चों यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एक्वेंटेंस थी ना, जिन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था, तो वह जन्म जो था ना, करीब करीब अनअटेंडेड था, करीब करीब अकेले था, यानी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। जबकि अपने पूरब के देशों में जब भी बच्चे का जन्म होता है, तो वह स्त्री जो होती है ना, परिवार के अन्य स्त्रियों के द्वारा घिरी हुई होती हैं, ताकि ये लोग उसको आत्मबल दे पाएँ। लेकिन यहाँ पे जो शिशु का जन्म हुआ था ना, वह एक टर्म असाइनमेंट की तरह हुआ था, और वहाँ पे उस महिला को आत्मबल देने के लिए कोई नहीं था। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़, बच्चों नॉन टेक्नोक्रेटिक का मतलब होता है गैर तकनीकी समाज।
इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज, यानी गैर तकनीकी समाजों में, हमारा समाज ही बच्चों गैर तकनीकी है, इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़ यानी गैर तकनीकी समाजों में, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, कुछ उल्लेखनीय दुर्घटनाओं को छोड़ दिया जाए, बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड, तो बच्चे के जन्म के दौरान जो माँ होती है ना, वह परिवार के स्त्रियों के द्वारा घिरी हुई होती है। लेकिन यूरोप के देशों में माँ को समझाने के लिए, उसे आत्मबल देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड बर्थ इंडिविजुअल अफेयर है और अपने यहाँ चाइल्ड बर्थ फैमिली अफेयर है। आगे समझिए बच्चों, लिखा है क्लियरली, मतलब साफ साफ, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, एंड मदर मोर्टलिटी, बच्चों लिखा हुआ है कि इन्फेंट एंड मदर मोर्टलिटी इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी पारंपरिक तरीकों से, मतलब घर पर है ना, घर की बूढ़ी दादियों के द्वारा जब बच्चों का जन्म कराया जाता है ना, तो उसमें शिशु और माँ की मृत्यु की संख्या ज़्यादा होती है या संभावना ज़्यादा होती है। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मृत्यु से बचने के भय में, बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मृत्यु से बचने के भय में, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, फॉर द वास्ट मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक लोग, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना। बच्चों लेखिका कह रही हैं कि क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स, यानी पारंपरिक रूप से जब बच्चों का जन्म होता है तो जच्चा बच्चा के जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मृत्यु से बचने के भय में, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी माँ बनने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, माँ बनने का जो अनुभव होता है, वह एक अनमोल अनुभव होता है, वह एक अनमोल पल होता है। उस अनमोल पल के महत्व को हमने तबाह कर दिया है, हमने बर्बाद कर दिया है। यानी पारंपरिक समाजों में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो होने वाली माँ और समाज के लोगों के लिए वह अनमोल पल होता है और वे लोग उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। लेकिन पश्चिमी समाज में वे इंजॉय नहीं करते, वे इसको एक परीक्षा की तरह, टर्म असाइनमेंट की तरह लेते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि पारंपरिक समाजों में जच्चा और बच्चा के जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन इसी खतरे से बचने के लिए माँ बनने का जो अनुभव होता है ना, जो महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होता है, उसको हमने तबाह कर दिया है, उसको हमने बर्बाद कर दिया है। आइए बच्चों अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। नो वन वुड डिनाई, क्या लिखा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, नो वन वुड डिनाई यानी कोई इनकार नहीं करेगा। नो वन वुड डिनाई का मतलब होता है कोई इनकार नहीं करेगा, दैट ईच इन्फेंट की प्रत्येक शिशु, एंड पर्टिकुलरली का मतलब विशेषकर, एवरी मैटरनल डेथ इज ए ट्रेजेडी, यानी कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि नवजात शिशु और शिशु की माँ की मृत्यु इज ए ट्रेजेडी, एक दुखद या शोकपूर्ण घटना है। टू बी प्रिवेंटेड एट ऑल पॉसिबल, टू बी प्रिवेंटेड यानी जिसको रोका जाना है, इफ़ एट ऑल पॉसिबल अगर ये संभव है, अगर यह तनिक भी संभव है तो इसको रोका जाना चाहिए। किसको बच्चों? तो नवजात शिशु और नवजात शिशु के माँ की मृत्यु जो है ना, यह एक बहुत दुखद घटना होती है। अगर इसको रोका जा सकता है तो रोका जाना चाहिए। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक, बच्चों मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है शिशु जन्म से संबंधित। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर व्हिच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग हैज़ बीन एट लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रामेटिक डिक्रीज इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। लेखा कह रही हैं कि पिछले है ना हाफ पास सेंचुरी, पिछले 50 वर्षों से ड्रामेटिक डिक्रीज हुआ है, यानी नाटकीय रूप से कमी आई है। किसमें आई है? इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी। मैटरनल का मतलब गर्भवती स्त्री की मृत्यु, एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी और बच्चों के जन्म के पूर्व माँ की मृत्यु या जन्म के पश्चात माँ की मृत्यु या जच्चा बच्चा की मृत्यु में पिछले 50 वर्षों में नाटकीय डिक्रीज हुआ है, यानी नाटकीय इसमें कमी आई है। और इसका इसके लिए सीधे जिम्मेदार कौन है? अस्पताल, हॉस्पिटल सेटिंग है, क्योंकि अस्पतालों में अब प्रसव पीड़ा कराई जाती है, बच्चों का जन्म कराया जाता है। इस कारण बच्चे और बच्चे की माँ की मृत्यु दर में पिछले 50 वर्षों में नाटकीय रूप से कमी आई है।
बट इट इज़ नॉट नेसेसरली परवर्स। ये जो परवर्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है तर्क विरुद्ध। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली परवर्स टू क्वेश्चन। लेकिन आगे देखिए क्या कहती है, कहती हैं लेकिन यह प्रश्न उठाना तर्क विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन यह प्रश्न उठाना, उंगली उठाना तर्क विरुद्ध नहीं होगा। वेदर और प्रेजेंट प्रायोरिटी, बच्चों प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स फॉर प्रीनेटल मोर्टेलिटी एट एनी प्राइस। कह रही किसी भी कीमत पे हमारी प्रेजेंट प्रायोरिटी यानी हमारी जो वर्तमान प्राथमिकता है ना, शुड बी टू रीच, ये पहुंचना है मिनिमम फिगर्स फॉर प्रीनेटल मोर्टेलिटी यानी जन्म से पूर्व स्त्री की मौत की संख्या कम से कम हो, यह हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। एट एनी प्राइस, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जन्म के पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के ठीक पश्चात जच्चा और बच्चा की मृत्यु की संख्या कम हो। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और इसके लिए हमें हर कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए। सुनिए आगे क्या कर रही हैं। When this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival। बच्चों यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि यह प्रश्न उठाना तर्क विरुद्ध नहीं होगा कि हमारी वर्तमान प्राथमिकता जो है ना, माँ की मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पे पहुंचाना है एट एनी प्राइस, किसी भी कीमत पे। अब वह कीमत क्या है सुनिए। व्हेन दिस इंक्लूड्स, जब इस कीमत में शामिल होता है गिविंग अप थिंग्स यानी उन वस्तुओं का त्याग कर देना, विच फ्री ह्यूमन बींग्स, जिसको स्वतंत्र व्यक्ति हैव ऑफन फेल्ट टू बी मोर इम्पोर्टेंट ओ सर्वाइवल, जिसको आधुनिक लोग, जिसको स्वतंत्र लोग अपने जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उन चीज़ों को त्यागने के कीमत पर भी माँ की मृत्यु को न्यूनतम स्तर पे पहुँचाया जाना चाहिए। सच है, जैसे फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ्स देयर ओन वे, जिस प्रकार से अपना जीवन, जैसे कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता। फिर से बच्चों यहाँ मैं इसको फिर से लेता हूँ, समझिएगा। नो वन वुड डिनाई, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज ट्रेजेडी, कि नवजात शिशु की मृत्यु या उसकी माँ की मृत्यु एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसको किसी भी कीमत पे रोका जाना चाहिए। बच्चों पिछले 50 वर्षों के दौरान इस प्रकार की मृत्यु में नाटकीय कमी आई है। इसके लिए अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। अब बच्चों का जन्म अस्पतालों में हो रहा है, जिससे मोर्टेलिटी में कमी आई है। आगे लेखिका कहती हैं कि प्रेजेंट प्रायोरिटी, हमारी जो वर्तमान प्राथमिकता है ना, वह जो प्री नेटल मोर्टेलिटी है, उसको किसी भी कीमत पे न्यूनतम स्तर पे लाना है। और उसको न्यूनतम स्तर पे लाने के लिए हमें किस चीज़ का त्याग करना होगा? हमें गिविंग अप थिंग्स, हमें उन वस्तुओं का त्याग करना होगा जिसको स्वतंत्र लोग जो होते हैं ना, अपने जीवन से भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस चीज़ का हमें त्याग करना होगा। अब वो चीज़ क्या है समझिए, जैसे कि सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइव्स देयर ओन वे, जैसे कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस इन लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज़। कहने का मतलब है कि जैसे कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता और मूल्यों को अपने समझ के अनुरूप व्यक्तिगत चुनाव करना, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें त्यागना होगा ताकि जच्चा बच्चा की मृत्यु की संख्या को न्यूनतम स्तर तक लाया जाए। बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो ए चाइल्ड इज़ बॉर्न की अगली वीडियो 2-3 दिनों में अपलोड की जाएगी। तब तक जय हिंद।